नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल और मैं पंकज खजूरिया। साथियों, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के आज के करंट अफेयर्स एपिसोड में हम बात करेंगे GSLV F10 लॉन्च व्हीकल की, जो 12 अगस्त 2021 को छोड़ा गया, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट आने की वजह से फेलियर हो गया। इसी सब मुद्दे पे बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ रखे हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी। ब्रिगेडियर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। मैं इससे पहले कि बात करूं F10 लॉन्च व्हीकल की, मैं विजय सागर साहब के बारे में बता दूं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में प्रोफेसर हैं और इसके साथ साथ जम्मू का एकमात्र ऐसा थिंक टैंक जो जम्मू के लोगों को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, ग्रीड के ऊपर अपनी बात करने का मौका देता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ J&K स्टडीज़ एंड एनालिसिस के कन्वीनर भी हैं। और अगर आपने ब्रिगेडियर साहब को बात करते हुए सुना होगा, जो हमारे नेशनल टीवी चैनल हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर, डिफेंस के ऊपर और ख़ासकर जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके ऊपर। ब्रिगेडियर साहब, ये भी एक बहुत बड़ा एक सवाल है हमारे सामने, क्योंकि F10 जो लॉन्च व्हीकल है ये अपने आप में ही एक अहमियत रखता है। कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एक्चुअली में क्या था और इसका फेलियर होने का कारण क्या रहा। देखिए, ये जो इंडिया का इसरो का प्रोग्राम है, बेसिकली अभी PSLV भी बोलते हैं, और PSLV की वर्जन्स हैं। ये F10 व्हीकल था और इसका बेसिक मुद्दा था, इसने एक सैटेलाइट GI सैटेलाइट था जो बेसिकली इंडिया के लिए मल्टीपर्पज़ सैटेलाइट था और उसमें काफ़ी सारी डिफेंस एप्लीकेशन भी थी। उस सैटेलाइट को इसने अपने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, यानी कि ज़मीन से 36,000 किलोमीटर दूर उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करना था। परंतु मॉर्निंग में ये लॉन्च किया गया। फर्स्ट स्टेज बड़ी ठीक गई, सेकंड स्टेज भी ठीक गई, थर्ड स्टेज जो क्रायोजेनिक स्टेज थी, क्रायोजेनिक इंजन मतलब कि यहाँ पे जो फ्यूल है वो बहुत ही लो टेम्परेचर्स के ऊपर रखा होता है फॉर टेक्निकल रीजंस, जो टेक्नोलॉजी रीजंस हैं। तो उस स्टेज में थोड़ी सी जो स्टेज की जो सेपरेशन होनी थी वहाँ थोड़ा सा स्नैग आ गया। एज ए रिजल्ट जो हमारा सैटेलाइट था वो सही जगह पर स्थापित हो नहीं पाया। परंतु उसका एनालिसिस किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उसमें क्या है, डिज़ाइन हमारे पास है और उसके ऊपर उसको उस त्रुटि को भी वो दूर कर लेंगे। तो ये एक मिशन था जो हमने छोड़ा है। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया जो ऐसा कंट्री है जो थोड़े से ही 2-4 कंट्रीज़ हैं जो सैटेलाइट को का प्रत्यारोपण करते हैं स्पेस के अंदर, और ये हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन चलती है, तो इसलिए इसकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। अब जहाँ पे ये जो बात आती है क्रायोजेनिक इंजन के फेलियर की, ये मैं बता दूं कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड चीज़ है, जो ये एक टेक्नोलॉजी थी इंडिया के पास नहीं थी और हमने ये अमेरिका से मांगी थी पिछले सेंचुरी के एंड में, लास्ट दशक में। परंतु चूँकि हमने 99 में पोखरण ब्लास्ट किए, एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, तो उसकी वजह से अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ सैंक्शन लगाई हुई थी। और सैंक्शन लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें रशिया ने 4 क्रायोजेनिक इंजन गिफ्ट में दे दिए, और जब वो हमारे पास आए तो उनको हमने इस्तेमाल भी किया। और आज ये क्रायोजेनिक इंजन हमारे इंडिजिनस हैं, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है जो आज वैसे तो वो काम नहीं करी 100%, इट वॉज अ माइनर स्नैग, बट वो टेक्नोलॉजी जो जितनी काम करी वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है और हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो हम इन फ्यूचर में इसको कर लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक बात कही कि ये मल्टीपर्पज़ था। कुछ इसको मतलब कि किस सेंस में हम कहें मल्टीपर्पज़ था? ये डिफेंस का था, सिविल का था, जहाँ हम कहें कि इंटरनेशनली हम इसको एक साथ ऑपरेट कर सकते थे? किस सेंस में ये मल्टीपर्पज़ था? देखिए, मल्टीपर्पज़ बेसिकली इंडिया ने बहुत सारे सैटेलाइट अपने भी लॉन्च किए हैं और दुनिया के बहुत सारे देश अपने सैटेलाइट इंडिया से लॉन्च करवाते हैं और हम उनसे पैसे लेते हैं। तभी मैंने पूछा इंटरनेशनली कुछ एक तो साथ था। ये पर्टिकुलर जो सैटेलाइट था ये हमारा भारत का ही GI सैट था, GI सैट 1 वर्जन था। और इसमें अभी डिफेंस की जो अगर एप्लीकेशंस हैं तो वो कभी भी डीक्लासीफाई नहीं करी जा सकती, और ना ही मैं जानता हूँ और ना ही जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग डिफेंस में काम कर रहे हैं, जिनको उस डेटा की ज़रूरत है, दे शुड बी द वन, उनको इससे मतलब रखना चाहिए, बाकी किसी को इसके बारे में मतलब नहीं रखना चाहिए। बाकी उसके अलावा
अगर ये हमें फ्लड कंट्रोल के बारे में बताता है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसकी कोई अर्ली वार्निंग देता है, या हमें अपने ओशन फ्लोर की मान लो करनी है, रेकी करनी है, उनके बारे में उनकी इमेज निकालनी है, या अपने यहाँ फॉरेस्ट कवर को देखना है, या और कई भूमि के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी एप्लीकेशन को देखना है, तो ये सारे काम इस सैटेलाइट में अंदर जो उपकरण लगे हुए थे उन्होंने करने थे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर जैसे बरसात के मौसम में बड़े सारे भारत का ऐसा हिस्सा है, खासकर पूर्वी राज्यों में, और फिर वहाँ से हम नॉर्थ की तरफ आए, वहाँ पे फ्लड्स आते हैं, तो ये हमें उसकी भूतपूर्व जानकारी दे सकते पहले? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको एडवांस वार्निंग दे देंगे, जिससे आप लोगों को अलर्ट कर देंगे ताकि आपके जान माल के नुकसान कम हो। तो अभी ये जो फेलियर हुआ है इसका कुछ नुकसान होगा हमें? नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी भरपाई हो जाएगी कुछ? मुझे नहीं लगता कोई नुकसान होगा, क्योंकि क्या है कि जितनी भी ये ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सिमुलेशन पे होते हैं, और वो सिमुलेशन डेटा भी हमारे पास है, सिमुलेशन के पैरामीटर्स भी हैं, और वो सिमुलेशन का तंत्र भी हमारे पास है। तो ये हमारे जो वैज्ञानिक हैं या इसरो के साइंटिस्ट हैं या उनके इंजीनियर्स हैं, मुझे नहीं लगता वो 10-15 दिन से ज़्यादा का समय लेंगे या 1 महीने का समय लेंगे और इस त्रुटि को निकाल देंगे, और उसके बाद नया जो व्हीकल हमें बिल्ड करना होगा मैक्सिमम 1 साल का टाइम लगेगा, उसके कम ये फिर से रेडी हो जाएगा और ये सैटेलाइट फिर से चला जाएगा, जो हमें बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आज की डेट में अगर आपको पता हो, ईस्टर्न लद्दाख में जो इतना चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है, हमें वहाँ की सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा इंडियन ओशन के अंदर जो इतनी सारी हरकत हो रही है, क्वाड बन रहा है, क्वाड प्लस बन रहा है, अभी जर्मनी भी चाइना के अगेंस्ट खुल के आ गया है, उन्होंने अपने नेवल बेड़े भेज दिए हैं, यूके ने पहले भेजे थे, फ्रांस ऑलरेडी था, और अभी इंडिया ने भी अपना एक 6 शिप्स का फ्लोटिला भेजा है साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑप्स फोनो ऑप्स करने के लिए। तो इस किस्म की जो हरकतें हैं, जो जितनी मूवमेंट्स हैं और उनकी जितनी भी जानकारी चाहिए, वो सारी इस सैटेलाइट से मिल सकती है। तो इसलिए इस सैटेलाइट का बनना बहुत ही क्रूशियल है और बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर हमने देखा है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीआरडीओ को और इसरो को पुश दी है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रही है। जैसे आज ये इसका प्रक्षेपण हुआ है श्रीहरिकोटा से, और साथ में चांदीपुर में हमने निर्भय एक सुपरसोनिक मिसाइल को भी हमने टेस्ट फायर किया है। ये 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली एक सी स्किमिंग यानी कि ज़मीन से 4 मीटर की ऊपर ज़मीन पर उड़ने वाली मिसाइल जो एक्यूरेटली जाके 1500 किलोमीटर दूर टारगेट को भेजेगी, वो भी आई है। तो इस तरह की बहुत सारी हमारी जो चल रही हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से हो रही हैं। और मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि हिंदुस्तान में 2 ही डिपार्टमेंट हैं जो आपको कभी भी धोखा नहीं देते या कभी भी आपको फेल नहीं करते। एक है इसरो और एक है आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, और यही 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें रिजर्वेशन नहीं है। बाकी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की हर ऑर्गेनाइजेशन में रिजर्वेशन है, यहाँ नहीं है। यहाँ फिर कॉर्पोरेट्स वाले हैं जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, दे डू अ गुड जॉब। तो उस लिहाज से आज का जो वाक़या है, मैं अपने बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे इसरो ने बहुत अच्छा काम किया है। और अगर आज थोड़ी सी उनकी कमी रह गई है, जैसे इवन आपने देखा चंद्रयान में, दे ऑलमोस्ट देयर, लैंड करने के सिर्फ 100 मीटर दूर ही उनका एक हादसा हुआ है। तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। तो इसरो की उपलब्धियाँ बहुत बड़ी हैं और उनका हर भारतीय को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। तो आखिरी सवाल रहेगा मेरा, ये जो फेलियर रहा है, इस फेलियर में क्या इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अभी इसमें जो भरपाई करनी है, हमने F10 को दोबारा तैयार करना है, वो कुछ मटेरियल्स या वो कुछ आइडियाज़, वो सारी चीज़ें कहीं हम इंटरनेशनली मिलेंगी कि हम घर पे ही अपने? नहीं, अभी हम ऐसी स्टेज पे हैं, हमें इंटरनेशनल लोगों से, कम्युनिटी से बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है जी। हमारी टेक्नोलॉजी देखिए, जब हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी डिनाई की गई है वेस्ट की तरफ से, तब हिंदुस्तानियों ने उस टेक्नोलॉजी को इन हाउस बनाया है। चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो क्रायोजेनिक्स इंजन की बात हो, हाँ, वो आप देखिए हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी कमी है डायरेक्शन की। शायद हमारी जो लीडरशिप है जो पिछले 75 साल में रही है, उसने, मैं नहीं बोलता ठीक काम नहीं किया, या उनसे वो पर्सपेक्टिव आया नहीं। हमारे लोगों के अंदर कोई कमी नहीं है, हमारे साइंटिस्ट बहुत सक्षम हैं, हमारे यूथ बहुत सक्षम है, हमारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत सक्षम है, सारे ही सक्षम हैं। सिर्फ अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी हमें अगर किसी सिस्टम में दिखती है तो शायद हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में है, जो काम नहीं करने देते। इर्रिस्पेक्टिव चाहे वो आज सत्ता में हो, कल ऑपोजिशन में होंगे, वो एटीट्यूड वही रहेगा।
तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। पर जब जब सही पुश आया है, जैसे इस बारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लद्दाख होने के बाद जब चाइना ने अटैक किया है, एक सही पुश आया है और देखिए कितनी सारी उपलब्धियां आई हैं। हमने कोई 20 किस्म के वेपन्स इंडिजिनसली जो कई सालों से पाइपलाइन में फंसे थे, सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे कंट्री ने बोला है कि हमें तुम्हारा एडवांस लैंडिंग हेलीकॉप्टर खरीदना है। हम अमेरिका से मांग रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं एंटी टैंक हेलीकॉप्टर्स मांग रहे हैं, हम उनसे F-18 मांग रहे हैं और शिपिंग के लिए मांग रहे हैं, इतना कुछ उनसे ले रहे हैं हम, मगर वो हमारा भी वेपन चाहते हैं। और इस वक्त 14 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है रिगार्डिंग इंडियन DRDO के जो वेपन तैयार हो रहे हैं। और कुछ कंट्रीज़ लाइक वियतनाम वगैरह हैं जिनको हमने ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी बेच दी है। तो टेक्नोलॉजी वाइज जो है वी आर वेल अप। और आज का जो हमारा इंसिडेंट हुआ है इसमें भी हमें कोई रोष करने की ज़रूरत नहीं है, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, इट विल गो थ्रू। और मैं इसलिए बार बार इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि हमारा जो फेलियर रेट है टेक्नोलॉजी के मामले में, स्पेशली सैटेलाइट्स को फायर करने के मामले में, कक्षा में ले जाने के मामले में, वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू इवन अमेरिकन एंड रशियन एंड चाइनीज़। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर सैटेलाइट वॉरफेयर कल को शुरू होती है तो हमारे पास एंटी सैटेलाइट हमारी मिसाइल भी तैयार है। और वो दुनिया में सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ के बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, रशिया, चाइना, अमेरिका, रशिया, चाइना एंड इंडिया। तो ये कहते हुए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर भारतीय इसको सुने और हर यूथ इसको समझने की कोशिश करे और देखे वो कैसे इसको कंट्रीब्यूट कर सकता है इस फील्ड में। कितनी देर में आपको लगता है कि ये जो रिकवरी है वो हो जाएगी F-10 लॉन्च व्हीकल की? कोई ऐसे टाइम पीरियड आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक? देखिए, मैं आपके एक्सपीरियंस के मामले में ये कह सकता हूँ, इट इज़ ए टेक्नोलॉजिकल मैटर, टाइम कितना भी लग सकता है, मगर जो अभी तक का जो जोश दिखाया है साइंटिस्ट ने या जो प्रोग्रेस दिखाई है, जो परफॉर्मेंस दिखाई है, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये 1 साल से भी कम होगा। ओके। और वी विल गेट बैक दिस वेरी सून। 1 साल से भी कम समय में F-10 लॉन्च व्हीकल वो गेट बैक हो जाएगा, ऐसा कहना है कि हम उसको वापस पा सकेंगे और फिर दोबारा लॉन्च होगा। ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान साहब का। डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, हम आपका इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं और आभारी हैं। आपने इतनी विशेष जानकारी दी, खासकर जो हमारी सुरक्षा से संबंधित है, और खासकर जो आपने कहा कि फ्लड्स के बारे में बताएगा, सूखे के बारे में बताएगा, समंदर के बीच में जो हलचल हो रही है उसके बारे में बताएगा, क्योंकि ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्टेड होती है। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारा पूर्वी क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ से हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो लगभग 2 से 3 महीने वहाँ फ्लड ही रहता है। या समंदर में हम देखते हैं कि जो साइक्लोन्स उठते हैं, तो पहले हमें जानकारी पता हो जाए तो लोग अपनी सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं और सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये F-10 लॉन्च व्हीकल भी जल्दी से जल्दी ठीक हो और दोबारा इसको लॉन्च किया जाए और हमारी सुरक्षा में और हमारे लोगों की सेवा में ये अपना कार्य कर सके। देखिए, आपने जो बोला ठीक बोला। आप जितनी भी आपने ये चीज़ें बताई हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होनी है, पर मेरा एक छोटा सा मैसेज यूथ को है, हमारे देश के युवाओं को है कि आप अपने आप को कम मूल्यांकन करना छोड़िए, अपने आप को वेस्ट के सामने इन्फीरियर समझना छोड़िए। आप अपनी अच्छाइयों की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए और अपने जो माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए और अपने में पॉजिटिव एफर्मेशंस लाइए ताकि आप बहुत आगे जा सकें। क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो एक अमूल्य है। और दुनिया में आज जितने भी बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका है, रशिया है, और मे बी फॉर दैट मैटर UK है और इवन जर्मनी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ के जो टॉप गिवर्स हैं, जो टॉप लोग हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, वो सारे हिंदुस्तानी ही हैं, मूल के हैं, हिंदुस्तानी हैं या हिंदुस्तानी मूल के हैं। तो वो लोग यहाँ बैठ के काम करने के बजाय वहाँ जाके काम कर रहे हैं। तो आप ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करिए कि वो वहाँ ना जाएं। तो आप अगर यहाँ पे अपनी तरफ से अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ध्यान देंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मैं मैसेज आपको आज देना चाहता हूँ जो आपके शायद काम आएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स पे कार्यक्रम F-10 लॉन्च व्हीकल जो फेलियर हो गया।
ब्रिगेडियर साहब ने हमें बताया कि बड़ी जल्दी ये वापस आएगा और लोगों की सेवा में रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने युवाओं को एक मैसेज दिया है कि अपने काबिलियत पे विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें और इन्फीरियर होना छोड़ दें, वेस्ट की तरफ ना देखें, यहीं पे देखें जहाँ पे आप रहते हैं, वहीं पे काम कीजिए। आप देखिए कैसे पॉजिटिविटी आती है। इस मैसेज के साथ ब्रिगेडियर साहब का हम धन्यवाद करते हैं। आप देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। जय हिंद।